हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ डॉक्टर कोमल कंदुई। जैसा कि लास्ट टाइम अपन ने ब्रायनिया मेडिसिन के बारे में बात की थी, तो जब अपन ने फर्स्ट पार्ट की बात की थी, तो अपन ने उसमें पेशेंट के जो है इंट्रोडक्टरी पार्ट, उसके मेंटल सिम्टम और उसके थीम के बारे में बात की थी। उसके कैरेक्टरिस्टिक जो सिम्टम है जिनके लिए ब्रायनिया जानी जाती है, उस थीम से रिलेटेड अपन ने लास्ट लेक्चर में जो है बात की थी। तो अगर ब्रायनिया के पेशेंट में एक्सपोजर हुआ है कोल्ड का और उसकी वजह से पेशेंट को जो है बाद में अगर सर्दी या जुकाम के सिम्टम अगर पेशेंट में आते हैं, तो आप देखेंगे कि फर्स्ट शुरुआती तौर पर पेशेंट को केवल अनईजी फील होगा कि हाँ, कुछ ना कुछ लग रहा है कि अभी मुझे ईजीनेस फील नहीं हो रही है। देन एक आध दिन में आप पेशेंट में देखेंगे कि उसमें जो है स्नीजिंग स्टार्ट हो गई है, सोर थ्रोट होने होने लगा है और तीसरे दिन से जो है उसको फीवर शुरू हो गया। अब यहाँ पेशेंट को फीवर हो गया है और फिर एक दो दिन के अंदर इस तरीके से धीरे धीरे पैथोलॉजी डेवलप होगी। और जैसा कि हम जानते हैं कि ब्रायनिया के मोस्ट ऑफ द सिम्टम जो है जो कि कोल्ड से रिलेटेड हैं, वो जाके रेस्पिरेटरी सिस्टम पर सेटल हो जाते हैं, चेस्ट में सेटल होते हैं। तो आपको इस केस में आपको पेशेंट में क्या देखने को मिलेगा? पेशेंट में देखने को मिलेगा कि उनके अंदर जो है चेस्ट पेन देखने को मिलेगा और रॉनेस ऑफ चेस्ट आपको मेनली देखने के लिए मिलेगी। इसके अलावा इस पेशेंट में जो सिम्टम डेवलप होंगे धीरे धीरे करके, तो आप देखेंगे कि जो उसका कोल्ड था वो धीरे धीरे करके निमोनिया जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जो सीरियस फ्लूइड है उनमें इन्फ्लामेशन कॉज करेगी। तो यह यहाँ इस तरीके से पेशेंट में जो है निमोनिया देखने को मिलेगा, आपको आगे चल के प्लोरेसी देखने को मिलेगी आगे चल के। वहीं अगर ये इस तरह की पैथोलॉजी अगर किसी और तरीके से डेवलप हो रही है, तो ये पेरिटोनाइटिस से सिम्टम आगे बढ़ते जाएंगे, पैथोलॉजी डेवलप होती जाएगी। पेशेंट अपने में ऑब्जर्व करेगा कि अब वो थोड़ा सा भी मोशन कर रहा है या हिल रहा है, तो उसकी वजह से उसका चेस्ट पेन जो है वो एग्रवेट हो रहा है। इवन अगर वो ब्रीदिंग भी है उसकी, इवन एक सांस भी अगर वो ले रहा है, तो सांस लेने की वजह से जो रेस्पिरेटरी मूवमेंट हो रहे हैं चेस्ट में, उस मूवमेंट की वजह से भी पेशेंट को जो है चेस्ट पेन होगा। तो आफ्टर दैट पेशेंट को समझ में नहीं आएगा कि ये एक्चुअली हो क्यों रहा है, मैं थोड़ा सा भी हिल रहा हूँ तो मुझे पेन हो रहा है। और इस तरीके से पेशेंट धीरे धीरे क्या करेगा, उन एग्रावेशन से बचने के लिए उन मोशंस को अवॉइड करना शुरू कर देगा और बिल्कुल हिलना डुलना वो पसंद नहीं करेगा। और इस तरीके से ब्रायनिया का जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर है अपन को देखने को मिलेगा, जो कि क्या है, एग्रावेशन फ्रॉम मोशन। जैसा कि मैंने प्रीवियस पार्ट में अपन से बात की थी कि कार्डी कार्ब में भी इस तरह की पैथोलॉजी देखने को मिलती है। और इस तरह की पैथोलॉजी में जो मेन इसके फीचर्स है वह स्टिचिंग पेन देखने को मिलेंगे, क्योंकि ये मेडिसिन जो है वो सेकेंडरी इन्फ्लामेशन को कवर करती है, जहाँ पर सीरियस फ्लूइड जो है ना, साइनोवियल फ्लूइड जो है वो क्या हो चुके हैं, सेट हो चुके हैं। और इसके बाद जो है पेशेंट में वहाँ रबिंग होने की वजह से, दोनों सीरियस मेम्ब्रेन में रबिंग होने की वजह से वहाँ पर आपको मेनली स्टिचिंग पेन देखने के लिए मिलेंगे। इसमें कैसे आप डिफ्रेंशिएट करेंगे दूसरी मेडिसिन से, मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कशन किया था। वहीं अगर अपन क्रोनिक ब्रायनिया के बारे में बात करें कि क्रोनिक में जो है ब्रायनिया किस तरीके से डेवलप करेगी, तो जो ब्रायनिया है वो मेनली जॉइंट्स के लिए बहुत ही शानदार रेमेडी है, जॉइंट पेन के लिए बहुत ही एक अच्छी रेमेडी है। तो इनके अंदर जो इनकी डायथिसिस भी है वो रूमेटिक और गाउटी डायथिसिस देखने को मिलती है। यहाँ इस तरह के पेशेंट प्रोन होते हैं जिनमें रूमेटिज्म और गाउट जो है भविष्य में जाके डेवलप हो सकता है। तो जब इनमें रूमेटिज्म डेवलप होगा, तो जैसा मैंने कहा कि रेमेडी स्लो है, तो ये एक साथ सारे जॉइंट्स को जो है इन्वॉल्व नहीं करेगी। इसमें एक जॉइंट देन अनदर जॉइंट करके धीरे धीरे मल्टीपल जॉइंट जो है इन्वॉल्व होंगे, लेकिन एक के बाद एक और धीरे धीरे। तो इसकी पैथोलॉजी जो है वो कैसी होगी, इंसीरियस पैथोलॉजी होगी और धीरे धीरे इंक्रीज होगी। तो इस तरह से जब तक ये पैथोलॉजी चलती रहेगी, जब तक कि जो वाइट फाइबर जो है, वाइट फाइबर टिश्यूज जो है वो जब तक कि सभी के सब इन्वॉल्व ना हो जाए और उनमें इन्फ्लामेशन जो है स्टार्ट ना हो जाए। अब वहीं आप फॉर्मिका रूफा एक मेडिसिन है, आप देखेंगे जो कि जॉइंट्स पेन के लिए बहुत ही एक अच्छी मेडिसिन है। लेकिन आप जब फॉर्मिका रूफा देखेंगे तो वहाँ पर मल्टीपल जॉइंट्स का सडन एक साथ इन्वॉल्वमेंट देखने को मिलता है। पेशेंट ये बोलेगा कि मुझे जॉइंट पेन स्टार्ट हुआ और मुझे लगभग यहाँ भी जॉइंट में पेन हो रहा था, मुझे नी के जॉइंट में भी पेन हो रहा था। तो मल्टीपल जॉइंट में एक साथ पेन देखने को मिलेगा। लेकिन यहाँ ब्रायनिया केस में ऐसा नहीं होगा। ब्रायनिया केस में आपको एक के बाद एक जो है जॉइंट का इन्वॉल्वमेंट आपको देखने के लिए मिलेगा। तो रूमेटिक कंडीशन में जब अपन बात कर रहे हैं, तो आप देखेंगे कि इस कंडीशन में भी वही सेम पैथोलॉजी देखने को मिलेगी कि पेशेंट को जो है स्टिचिंग पेन हो रहे हैं, यहाँ स्टिचिंग पेन हो रहे हैं, पेशेंट को मोशन से एग्रावेशन हो रहा है, पेशेंट मोशन से एग्रावेट हो रहा है। ठीक है, तो लेकिन ये शुरुआती फेज में आपको देखने को मिलेगा कि जहाँ पर पेशेंट को जो है मोशन से एग्रावेशन होगा इनिशियल फेज में। लेकिन जब पेन जो है बहुत ज़्यादा वायलेंट हो जाएंगे, जहाँ पर पेशेंट को पेन जो है टॉलरेट नहीं हो रहे हैं, तो उस कंडीशन एक कंडीशन ऐसी आएगी कि पेशेंट बैठ नहीं
पाएगा अपने उस दर्द की वजह से, और वो उठ के इधर से मूव करेगा। अब ऐसे सिचुएशन में जब हम पेशेंट को देखते हैं कि पेशेंट जो है इधर से उधर मूव कर रहा है, तो हम मे बी जो है मिस्टेक हो सकती है हमको कि हम जो है इस समय रेस्टॉक्स या फिर आर्सेनिक के साथ कंफ्यूज हो सकते हैं कि ये मेड कि पेशेंट अगर ब्राइनिया का है तो इसको तो मोशन करना ही नहीं चाहिए, इसको तो आराम से लेटे होना चाहिए क्वाइट, लेकिन ऐसा नहीं है। जब वायलेंट पेन होंगे तो इस चीज़ में आपको पेशेंट जो है मोशन के साथ देखने को मिलेगा, हालांकि उस मोशन से उसे एम्ब्यूरेशन नहीं हो रहा है। जितने भी ऑथर्स मैंने अभी तक के पढ़े उनमें मैंने यही देखा है कि ज़्यादातर पेशेंट में जो है मोशन से एग्रावेशन है। लेकिन डॉक्टर कैंट ने अपनी बुक में अपनी मटेरिया मेडिका में इस चीज़ को बताया है कि जब रूमेटिक कंडीशन की बात की जाती है तो उस कंडीशन में जो है पेशेंट को मोशन से एम्ब्यूरेशन भी देखने को मिलता है। ऐसा इसलिए क्योंकि पेशेंट जो है जब वो एक्सर्शन करेगा तो उसमें हीट प्रोड्यूस होगी, और उस हीट की कंडीशन में रूमेटिज्म में हीट से एम्ब्यूरेशन देखने को मिल रहा है। अपन ने जनरली अगर अपन इसके एम्ब्यूरेशन की बात करें तो अपन जानते हैं कि पेशेंट जो है हॉट है और इसको कोल्ड से एम्ब्यूरेशन देखने को मिलता है। ठीक है, कोल्ड थिंग से इसको एम्ब्यूरेशन देखने को मिलता है, लेकिन वहीं अपन गैस्ट्रिक अफेक्शंस की बात करें तो वहाँ पर पेशेंट को जो है हॉट थिंग से एम्ब्यूरेशन मिलेगा। वो गर्म चाय पिएगा या गर्म गर्म चीज़ें लेगा तो उसे एम्ब्यूरेशन होगा। और इसी तरह डॉक्टर कैट ने अपनी मटेरिया मेडिका में भी इस बारे में जिक्र किया है कि जो है मोशन से भी पेशेंट को बाद में आप देखेंगे कि पोषण मोशन में मिल रहा है। क्यों? क्योंकि वो अपनी पेन की वजह से बहुत ज़्यादा एंजियस होगा और रेस्टलेसनेस पेशेंट में देखने के लिए मिलेगी। तो ऐसी सिचुएशन में ज़रूरी है कि आप ये समझें कि प्रीवियस हिस्ट्री में पेशेंट का क्या था। अगर आप उसकी हिस्ट्री निकालेंगे तो आप समझ पाएंगे कि ये पेशेंट ब्राइनिया का है। वरना यदि आप उस पोजीशन पे पेशेंट को देखते हैं जहाँ पेशेंट मोशन कर रहा है, मोशन में है, जो पेशेंट है मूवमेंट कर रहा है, तो आप उस कंडीशन में आप कंफ्यूज हो सकते हैं। तो इस तरीके से आपको इसमें डुअल मॉडलिटी देखने को मिलेगी ब्राइनिया केस में, जहाँ डॉक्टर ईबी नेश ने इसके बारे में बताया है कि हर मेडिसिन के जो है दो एक्शन देखने को मिलते हैं, एक प्राइमरी और सेकेंडरी। तो इसी तरीके से जो ये मेडिसिन है यहाँ पर अपन जैसे कि ओपीएम देखें यदि, तो ओपीएम में पहले आपको बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट देखने को मिलता है उसकी प्राइमरी एक्शन में। वहीं आप सेकेंडरी एक्शन में देखेंगे कि ओपीएम में जो है डलनेस देखने को मिलती है, स्लगिशनेस देखने को मिलती है। तो इसी तरीके से यहाँ पर भी आपको डुअल मॉडलिटी देखने को मिलेगी ब्राइनिया के केस में। तो आपको इस कंडीशन में जो है कंफ्यूज नहीं होना है। जैसा मैंने आपको बताया था कि ब्राइनिया जो है मोस्टली थ्रस्ट के लिए जानी जाती है, जहाँ पर पेशेंट लार्ज क्वांटिटी में जो है वाटर इनटेक करता है। लेकिन आप देखेंगे कि ब्राइनिया जो है ड्राई माउथ के साथ थ्रस्ट लेस कंडीशन में भी पेशेंट आपको ये मेडिसिन जो है बहुत अच्छी मात्रा में मिल जाएगी अगर आप रिपर्टरी में देखेंगे तो हमको मेडिसिन के हर एक पहलू को ध्यान में रखना है, केवल उसी को नहीं जितना कि अपन जानते हैं। जब आप डिफरेंट ऑथर को पढ़ते हैं तो आप देखते हैं कि मेडिसिन हर बार एक ही कंडीशन में आपको देखने के लिए नहीं मिलेगी। हर बार ब्राइनिया का पेशेंट आपको थ्रस्टी देखने को नहीं मिलेगा। हर बार ब्राइनिया का पेशेंट आपको मोशन से जो है एग्रावेट होता हुआ, या फिर आप कहें कि हमेशा एक क्वाइट कंडीशन में, स्टिल कंडीशन में हमेशा नहीं मिलेगा। तो उस चीज़ को समझने के लिए ज़रूरी है कि हम ब्राइनिया के दूसरे पहलू को भी समझें, और ना सिर्फ ब्राइनिया, काफ़ी सारी मेडिसिन हैं जिनके दूसरे पहलू हैं, उनको भी हम जो है समझें। इसके अलावा अब अपन बात करें जब हेडेक के बारे में बात करते हैं, तो जब पेशेंट को हेडेक होता है, चूँकि ये जो मेडिसिन है ये कंजेशन कॉज करती है, स्लगिश एक्शन ऑफ सर्कुलेशन कॉज करती है, तो हेड में जो है कंजेशन देखने को मिलता है। उस कंजेशन की कंडीशन में जो पेशेंट है उसको, कंजेशन की वजह से पेशेंट में क्या देखने को मिलेगा, अपन को कन्फ्यूजन देखने को मिलेगा। उस कन्फ्यूजन स्टेट में पेशेंट या स्टूपिफेक्शन देखने को मिलेगा। स्टूपिफेक्शन के आगे आपको अनकॉन्शियसनेस तक पेशेंट जो है आपको देखने को मिलेगा। और जब इस तरह के पेशेंट जब अनकॉन्शियस होते हैं, जो ब्राइनिया के पेशेंट हैं, मेनिंजाइटिस का केस है या फिर बच्चों में हाइड्रोसेफेलस का केस है, तब उस केस में आप देखेंगे कि पेशेंट के लोअर जो में लेटरल जो है मोशन देखने को, लेटरल साइड में मोशन देखने को मिलेगा। ये लोअर जो में लेटरल साइड का मोशन देखने को मिलेगा, ऐसा जैसे कि कोई व्यक्ति कुछ चबा रहा है। ये ग्राइंडिंग ऑफ टीथ बिल्कुल नहीं है, जहाँ पर कि कोई अपने दांत जो है ग्राइंड कर रहा है, बिल्कुल नहीं है। ये जो एक मोशन है, ये एक ऐसा मोशन है जैसे कि वो कोई किसी चीज़ को चबा रहा है, लेकिन लेटरली साइड पे। तो ये उसके लोअर जो में आपका ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर है ब्राइनिया का, ना सिर्फ बच्चों में बल्कि एडल्ट में भी जो है स्टूपेफेक्शन की कंडीशन में देखने को मिलता है। और वहीं कन्फ्यूजन जब पेशेंट के अंदर होगा, चूँकि स्लगिश एक्शन, स्लगिश सर्कुलेशन है, तो इस स्लगिश सर्कुलेशन की वजह से जो कंजेशन है, उस कंजेशन की वजह से पेशेंट में कन्फ्यूजन कॉज होगा। और उस कन्फ्यूजन की वजह से पेशेंट में जो है उसको ऐसा लगेगा कि मैं अभी घर पर नहीं हूँ, मुझे घर पर जाना है। तो ये कन्फ्यूजन की स्टेज है जहाँ पर पेशेंट अपने घर पर होकर भी घर जाने की जो है बात करता है। ठीक है, तो अब इस चीज़ के बारे में अपन आगे बात करें कि तो फेस च्यूइंग मोशन, जैसा कि मैंने आपको बताया, ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। इसके अलावा भी इसके बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक फीचर हैं जिनके बारे में बहुत ही कम बात की जाती है। इसके अलावा ब्राइनिया मेडिसिन जो है वो इंडिकेट होती है जो जॉइंट इंजरी, आप जॉइंट में
इंजरी होने के बाद अगर जॉइंट में पेन बना हुआ है लंबे समय तक और आपने आर्निका दी है और आर्निका मेडिसिन अगर फेल हो चुकी है, तो डॉक्टर कैंट बोलते हैं कि यदि आर्निका फेल हो जाए जॉइंट इंजरी के केस में, तब आप ब्रायनिया मेडिसिन के बारे में सोचें। इसके अलावा ये बहुत ही एक अच्छी रेमेडी है अर्थराइटिक सोर आई के लिए। अर्थराइटिक सोर आई मतलब जो अगर कोई पेशेंट रूमेटिज्म या गाउट से सफ़र कर रहा है, अगर उसे कुछ दिन पहले ही रूमेटिक या गाउट पेन का जो है अटैक आया था, बहुत ज़्यादा उसको सिवियर पेन हुआ था और उसके कुछ दिन बाद जो है पेशेंट अपनी आई का इन्फ्लेमेशन लेके आए कि अभी 3-4 दिन पहले इतना पेन हुआ था मुझे जॉइंट में और आज देखो मेरी आंख में जो है इन्फ्लेमेशन हो गया या फिर आंख में जो है दर्द हो रहा है, आंख में रेडनेस देखने को मिलेगी। तो ये जो है कैरेक्टरिस्टिक फीचर है ब्रायनिया का। तो आप अर्थराइटिक सोर आई को भी इससे बहुत ही अच्छे तरीके से हैंडल कर सकते हैं। इसके अलावा अगर अपन बात करें इसमें, जैसे कि मैंने आपको कुछ डिफरेंट पॉइंट्स हैं जो बात की, वहीं डॉक्टर एम एल टाइलर ने भी एक पॉइंट के बारे में डिस्कस किया है कि इसमें देखेंगे आप कि जो पेशेंट है अगर कॉन्स्टिट्यूशनली नेट्रम है पेशेंट, और नेट्रम में कॉन्स्टिट्यूशनल नेट्रम में अगर एक्यूट आपको हेडेक देखने को मिलता है, बहुत ज़्यादा एक्यूट हेडेक हो रहा है, तो अब आप उसको उसकी कॉन्स्टिट्यूशनल नेट्रम ना देकर आप उसको उसकी एक्यूट ब्रायनिया मेडिसिन दें। उससे होगा क्या कि आप एक्यूट कंडीशन में जो एग्रावेशन होना है उस एग्रावेशन से बच जाएंगे, और जब उसका पेन जो है वो सबसाइड हो जाए, देन आप उसकी कॉन्स्टिट्यूशनल नेट्रम आप उसको देंगे तो आप एग्रावेशन से बच सकते हैं। तो ये कुछ पॉइंट हैं जो कि अलग अलग ऑथर्स ने इस मेडिसिन के लिए लिखे हैं, और मुझे लगता है कि ये पॉइंट भी हमको याद रखना चाहिए, क्योंकि अगर इस तरह के पेशेंट हमारे सामने आ जाते हैं तो हम उसको ब्रायनिया मेडिसिन से डील कर सकते हैं। तो मुझे लगता है कि मैंने काफ़ी कुछ आपके साथ इससे रिलेटेड चीज़ें जो हैं डिस्कस की हैं। इसके अलावा मैंने हेडेक के बारे में आपसे जैसे कि बात की कि हाँ, जब पेशेंट को कफ़ होता है, कफ़ है तो कफ़ की कंडीशन में जब पेशेंट खांसता है, टाइटली होल्ड करेगा अपने सर को। ऐसा करने की वजह ये है कि जब वो खांसता है तो उसको अपने सर में एक्सपांडिंग सेंसेशन आते हैं, उसको लगता है कि उसका हेड जो है स्प्लिट हो जाएगा। तो अपने हाथ से कसकर पकड़ लेना ताकि वो हेड जो है वो मोशन ना करे, उसमें कोई तरह का मूवमेंट ना हो। जब वो मूवमेंट होगा तो पेन होगा, तो अपने सर को कस के पकड़कर, अगर पेशेंट कोई खांस रहा है या फिर कोई अपने चेस्ट को अपने दोनों हाथों से होल्ड करके खांस रहा है, या कफिंग के दौरान वो अपने चेस्ट को अच्छे से होल्ड कर रहा है कि वो हिले ना, ठीक है, मोशन को रोकने के लिए, तो उस कंडीशन में भी आप कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम है ब्रायनिया का, उस बारे में आप सोच सकते हैं। वहीं लिवर पैथोलॉजी के केस में भी अगर पेशेंट को कफिंग है उस समय, तो जब उसके जो कफ ड्यूरिंग कफ जो पेन है उसके लिवर में शूट होता है ना, तो इस कंडीशन में भी जो आप देखेंगे तो ब्रायनिया जो है बहुत ही अच्छी रेमेडी है। तो आज अपन ने बात की इसकी डुअल मॉडिलिटी के बारे में कि ब्रायनिया मेडिसिन जो है वो ना सिर्फ थ्रस्टी है बल्कि थ्रस्टलेस भी आपको जो है ड्राई माउथ के साथ देखने को मिलेगी। और वहीं जब पेन रिमेटिक पेन के बारे में स्पेशली अपन बात करें तो किस तरीके से जो है पेन रिमेटिक पेन में आगे चल के जब वायलेंट पेन होंगे तो पेशेंट में किस तरीके से मोशन देखने को मिलेगा, और हम किस तरीके से उसकी प्रीवियस हिस्ट्री में जाके पता लगा सकते हैं कि पेशेंट इज़ नॉट फ्रॉम रस्टॉक्स और आर्सेनिक, द पेशेंट इज़ फ्रॉम ब्रायनिया। तो इस तरीके से हम पेशेंट को समझ सकते हैं। इसके अलावा हमने आज जो बात की किस तरीके से पैथोलॉजी डेवलप होती है, एक्यूट कंडीशन में किस तरीके से पैथोलॉजी डेवलप होगी, वहीं क्रोनिक कंडीशन में कैसे डेवलप होगी। तो मुझे लगता है कि आज आपका ब्रायनिया का जो नॉलेज है वो थोड़ा इन्हेंस होगा, और ये वीडियो जो है वो आपके लिए हेल्पफुल साबित होगा। थैंक यू सो मच।